अब आइए हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। आमतौर पर देखिए आपको नजर आता होगा, किसी कंपनी की एक एग्जांपल आप देख लें, असल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टॉप पे तो ओनर हुए ना, जो मालिक होते हैं, उनके में से कुछ लोगों को वो सेलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं। वही असल में विजन वो दे रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। लेकिन अब उन्हीं अकेले से ये काम नहीं होता, उनको हर हर एरिया के लिए, मार्केटिंग के लिए एक मैनेजर हायर करना पड़ता है, ऑपरेशंस के लिए अलग होते हैं, फाइनेंस मैनेजर अलग होते हैं जिसको सीएफओ आजकल कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर सर्विसेज में आपके एचआर के होते हैं, इसी तरह आईटी आजकल के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी के लिए चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कह लीजिए आप इसे। तो इस तरह से, या जनरल मैनेजर कह लें, इस तरह के होते हैं। और फिर इसके साथ साथ ओनर्स के लिए एक हेल्प करने के लिए एक ऑडिट कमेटी भी होती है, जो इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंट्रोल सही तरह से चल रहा है मामला, तो वो फिर अपने हायर करते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर को भी वो हायर करते हैं उनकी फर्म्स को। आइए आप ये ज़रा रिस्क करके बताएं, रिस्क मैनेजमेंट हमारी कंपनी के अंदर देखिए क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, ले लेके वो फिर ओनर्स को बताते होते हैं। तो देखिए आमतौर पे ये है ना, ये तो एक बड़ी एग्जाम्पल है। इसको आप, हो सकता है आपका एक छोटा बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, तो जस्ट आपका अपना घर ही हो, तो इसमें कौन कौन किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है और इसका हेड कौन हेड हो सकता है, आप हो या आपके वाले साहब हो, तो वो उसमें कौन किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप जरा एक नजर देख लीजिए। यानी इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये आइडिया आ जाए तो आपको हो जाएगा कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हूं मैं, बस ये मकसद। अब मैनेजर्स के अंदर क्या काइंड्स ऑफ मैनेजर्स, किस टाइप के मैनेजर्स होते हैं। टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट ये डायरेक्टर्स होते हैं अमूमन, और इवन जो आपका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी अमूमन उन्हीं के साथ ही आ जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि यार ये करना है, इसको ऐसे ऐसे यहाँ से ये करना, और ये मकसद हमारा। रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर क्रिएटिंग, कि क्रिएटिव आइडिया इनमें होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस, कि चेंज अगर करनी है तो वो उनको आइडिया होना चाहिए, हाँ जी ऐसे इस तरह से होना चाहिए। फिर एम्प्लॉय हायर, ये अमूमन हायर ये अपने मिडल मैनेजर्स को हायर करते हैं, फिर मिडल मैनेजर अपने अंडर उनकी टीम को वो हायर करते होते हैं। फिर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वाया लैंग्वेज एंड एक्शन, कि किस किस तरीके से इस मामले में क्या कल्चर हो, क्या एथिक्स हो, किस चीज़ों का ख्याल हो, क्या चीज़ ना की जाए। तो ये पूरे टॉप मैनेजमेंट जो इनके डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, वो उनको आइडिया आता है। फिर मिडल मैनेजर्स वो आते हैं कि जैसे आपका फाइनेंस मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो, या एचआर मैनेजर हैं या आईटी मैनेजर हैं, तो वो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कंसिस्टेंट विद द टॉप मैनेजमेंट गोल्स, कि जब आप अपना वो प्लान बनाते हैं, देखते हैं हाँ जी ये लोग ये चाह रहे हैं ये ऐसे हो, तो वो उस तरह का बनाते हैं। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सब यूनिट स्ट्रेटेजी, फिर वो बनाते हैं। कि जाहिर है कि एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है ना कि आप उसके हेड है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसकी अलग अलग, उसकी पूरी अलग अलग आप सब यूनिट बना लेते हैं। उसकी एक एग्जांपल आप देख लें मार्केटिंग में, जैसे सेल्स है, तो सेल्स के अंदर एक तो सेल एक टीम आ गई, एक एडवर्टाइजिंग या एक आपकी मार्केटिंग टीम आप बना लें। फाइनेंस के लिए सोचिए तो अकाउंटिंग कंट्रोलिंग के लिए अलग हो, ट्रेजरी के अलग हो, तो इस तरह के आप अलग अलग उनकी बना लेते हैं सब यूनिट्स। सर्विसेज के अंदर एचआर को अलग बना लेते हैं, आईटी का अलग बना लिया, प्रोक्योरमेंट यानी परचेजिंग इनके लिए एक अलग बन गया, ऑपरेशंस के लिए अलग बन जाते हैं, फैक्ट्रीज के लिए, वेयर हाउस के लिए एक अलग टीम बन जाती है। तो इस तरह चलता है ना काम। फिर इसके बाद आप मॉनिटरिंग, यानी जो आप मिडल मैनेजर हैं वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं क्या मामला आता है, क्या सूरत है, सही चल रहा है नहीं चल रहा। फिर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज, कि भी अब जो स्ट्रेटजी बनी कि यार मैं काम को ऐसे इस तरीके से यूं करूंगा तो फिर वाकई हो भी रहा हो।
वो इसको देखते रहते हैं और टॉप मैनेजमेंट को बताते रहते हैं, हाँ सर ये यहाँ से ये हो गया, ये रह गया, इसमें ये मसला आया, इसको ये ऐसे ऐसे हम हल कर रहे हैं। तो इस तरह से बताते जाते हैं। और जैसे मैंने वो बताया कि आपके जो ऑडिटर्स हैं वो इनकी मिडल मैनेजर्स को वो देख रहे होते हैं और वो उसके लिए जो भी उनके ओनर्स हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन भी पहुंचा देते हैं। तो ये मिडल मैनेजर्स अमूमन ये करते हैं। प्लांट मैनेजर्स हैं, जैसे एग्जांपल है फाइनेंस मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, एग्जांपल है कंपनी की। वरना आपके हो सकता है आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो चले आपके प्रिंसिपल साहब हो गए, और आपके फिर अलग अलग टाइम के या अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोई रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो वो इस तरह से चलता है सिलसिला। तो आप अपने अपने हिसाब से सोचते चले जाइए। तो आप अपना सोच लें आप कहाँ हैं। अच्छा, इसके बाद आगे किस्म के जो मैनेजर होते हैं उससे नीचे एक स्टेप आए तो फर्स्ट लाइन मैनेजर के जो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं काम, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एंट्री लेवल एम्प्लॉयज, कि बिल्कुल जो एक छोटे छोटे जो अकाउंटेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके अंदर एक अकाउंट्स मैनेजर होता है ना, जो देख रहे होते हैं हाँ जी ये जो एंट्री कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या इसी तरह मार्केटिंग के एग्जाम्पल में देखिए तो इसके अंदर आपके सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है जो मुख्तलिफ सेल कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो उनका सेल्स मैनेजर देख रहे होते हैं हाँ जी इन साहब को ये इन्होंने टारगेट पूरा किया नहीं किया, वो इस तरह से चेक करते रहते हैं, देखते हैं। और फिर ट्रेन, टीच, एनकरेज, मॉनिटर एंड रिवार्ड्स, कि वही ये आप कह लीजिए कि एक बिल्कुल छोटे मैनेजर्स जो हैं वो देखते होते हैं कि हाँ जी इनकी ट्रेनिंग, इनको ये पता नहीं इनको बता दिया, और फिर चेक भी करते रहते हैं, देखते हैं। और अगर कोई रिवॉर्ड है तो रिवॉर्ड वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चलो वो आगे लिख के वो अपने फिर जो हेड होगा, जो भी सीनियर मैनेजर होगा उसको जाके बताएंगे हाँ जनाब इन्होंने ये काम बड़ा अच्छा किया है तो इस पे कुछ अवार्ड, इनका रिवॉर्ड होना चाहिए। तो वो हो सकता है फिर एचआर में जाके कर दें और वहां से कुछ मिल जाए उनको, कोई बोनस या कुछ ना कुछ जो भी बेनिफिट मिलना है उनको। फिर शेड्यूलिंग, कि ये काम कल ये करना है, परसों ये करना है, इस किस्म का काम करते हैं। उसके बाद फिर ऑफिस मैनेजर्स की एग्जांपल है, शिफ्ट सुपरवाइजर हैं जैसे एक फैक्ट्री में होते हैं, या एक डिपार्टमेंट के मैनेजर, यानी डिपार्टमेंट से आप एक और छोटा स्टेप कर लें, यानी जैसे फाइनेंस के अंदर ही आप देखें तो एक अकाउंट मैनेजर है, एक ट्रेजरी मैनेजर है, तो इस तरह के लोग होते हैं। फिर टीम लीडर्स, ये अब और निचले स्टेप पे आप आ जाए तो आप जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जैसे सेल्स टीम है तो सेल्स टीम के कोई एक इसमें टीम लीडर भी होता है। मिसाल के तौर पर वो होगा कि भी जनाब इस शहर के सारी सेल मैंने चेक करनी है, मैं करवानी है, और वो अपने अपने कहते हैं यहाँ भी तुम फलां इस एरिया में चले जाओ, फलां मोहल्ले में जाओ, तुम यहाँ पे सेल करो, और तुम भी इसमें चले जाओ करो, और वो प्रैक्टिकली खुद भी यही कर रहे होते हैं। तो ये देखिए कि इस तरह के ये पूरी हायरार्की ऑर्गेनाइजेशंस की ऐसी बन जाती है। अब आप अपना भी सोच लीजिए आपके यहाँ क्या पोजीशन आती है। अब आइए मैनेजमेंट स्किल्स में जो होनी चाहिए, अब असल टॉपिक शुरू हुआ। अब कहेंगे जी इतनी लंबी अब तक क्या डिस्कशन चली, अभी तक तो मैनेजमेंट हम समझ रहे थे क्या है। अब है कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक मैनेजर्स में। आप अपने आप को चेक करें कि आप किस पोजीशन में हैं और आप में कौन सी सलाहियतें हैं और कौन सी नहीं है। पहले टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, यानी जो काम भी आप करना चाह रहे हैं या उसके लीडर आप बनना चाह रहे हैं, मैनेजर बनना चाह रहे हैं, तो फिर आप में वो स्किल्स हो। मिसाल के तौर पर आप अगर सेल कर रहे हैं तो सेल्स करना आपको आता है। अगर मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो क्या मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट आपको आती है, इसे कर सकते हैं आप। या कोई टेक्निकल अगर काम है कि मिसाल के तौर पर फैक्ट्री चलानी है तो भी फैक्ट्री की मशीनें आपको आती हैं, इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मसला है तो क्या हल करते हैं, ये आपको आता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये आपको पहले अपने आप को चेक करना चाहिए। इसके बाद असेंशियल फॉर टीम लीडर्स एंड लो लेवल मैनेजर्स, यानी एक टॉप जो भी डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनको भी और उनके जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको भी ये आना चाहिए, तभी चलेगा ना काम। फिर ह्यूमन स्किल्स भी होनी जरूरी चाहिए, यानी एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स, यानी आपका
लोगों से ताल्लुक भी अच्छा हो अपनी टीम के साथ कि आप उनसे काम भी करवा सकें, एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हर मैनेजर चाहे किसी भी लेवल पे हो उसको आना चाहिए कि अपनी अपनी टीम से ऐसे काम करवाना है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स यानी क्या क्या आइडियाज इसमें आते हैं, बिग पिक्चर्स उनको पता होनी चाहिए कि जनाब ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है, करना ये चाहते हैं और ऐसा हो रहा है, डायरेक्शन क्या है। तो सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, पूरे ओवरऑल भी देखे। मिसाल के तौर पर अब वो आप फाइनेंस के हेड हैं, सीएफओ हैं, तो आप अगर गलत पेमेंट आप कर बैठे तो फिर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान हो जाएगा ना, यानी वो उसमें भी होगा और हो सकता है कि जो चीज आई तो वो भी गलत आ गई तो फिर आपकी सेल भी खराब होगी ना। तो ये सब चीजें भी आप देख सकते हो। अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंट पार्ट्स अफेक्ट ईच अदर्स, कि अगलो दूसरे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर से भी, वहाँ की टीम से भी आपका ताल्लुक हो, आप उनसे मिलजुल के आप कर रहे हो और देख रहे हो हाँ जी आप ये करें नहीं भाई, ऐसे ना प्लीज ये इसको ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह की होनी चाहिए। और फिर रिकॉग्नाइज हाउ द कंपनी फिट्स इनटू और इट इज इफेक्टेड बाय इट्स एनवायरनमेंट, कि भी वो सही तरीके से आ रहा है, ये मामला सही तरीके से आ रहा है। यानी उसमें हो सकता है, इसमें एक अच्छी कंपनीज में मैंने देखा है कि इनके इवन एक जूनियर एम्प्लॉय को भी एक आइडिया आ गया तो वो उनको भी ये दिया जाती है उनको इजाजत के भी वो सीईओ या डायरेक्टर के पास भी चले जाएं और इनको एक सजेशन दे दें। और ये अच्छी कंपनीज में ऐसे होता है। लेकिन जो अभी तक जो एक डिक्टेटर टाइप वाली लोगों की कंपनियां है तो वहां नहीं होता है। असेंशियल फॉर टॉप मैनेजमेंट, यानी ये सब चीजें होनी चाहिए और फिर मोटिवेशन भी आप कर सकते हो अपनी टीम को, ये सारी हो तो तब आप अच्छे मैनेजर बनेंगे। अब आपका तजिया क्या है, आपने ये तजिया ये करना है कि हाँ जी मेरे में वाकई ये हैं सलाहियतें और ये नहीं है, तो जो नहीं है उनको ठीक कर लें। आप एक लिस्ट आप तैयार कर लें। ये आपको याद होगा कि आपकी जब ये पर्सनैलिटी की एक पूरी एक चेकलिस्ट आपने बनाई थी अपनी, तो वैसे ही उसमें आप ये भी ऐड कर लें, अभी ये सलाहियत मेरे यहाँ नहीं है, इसको मैं ठीक ऐसे करूँगा। इसके लिए कोई ट्रेनिंग कर लें, कोई आप बुक पढ़ लें, जिस तरह भी आपको आता हो। लेक्चर्स आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाते हैं, वहाँ से आप पढ़ लें, सीख लें, ताकि ये सारी सलाहियतें आती जाए।